एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक यौगिक दो तत्व यम और यन से निर्मित है तथा तत्व यन सीसीपी का निर्माण करता है और तत्व यम जो है फल की रिक्ति के 1/3 भाग पर 1/3 भाग पर स्थित है। यौगिक का सूत्र क्या होगा, ये देखते हैं। बहुत ही सिंपल, आपसे कह रहा है कि यन जो तत्व यन है वो सीसीपी जालक निर्मित करता है। मैंने कई बार बताया कि बेटा मान लीजिए परमाणु की संख्या, तो मान लीजिए माना यन के परमाणु की संख्या कितनी है, मान लीजिए 1 है। यन के परमाणु अगर 1 है बेटा तो चतुष्फल की रिक्ति कितनी होगी? चतुष्फल की रिक्ति परमाणु संख्या के 2 गुने के बराबर होती है, मतलब कितनी होगी? 2 होगी। अच्छा, यम क्या है? यम चतुष्फल की रिक्ति के 1/3 भाग पर स्थित है। ओके, 1/3 भाग पर स्थित है। इसलिए यम के परमाणु की संख्या कितनी होगी भाई? यम के परमाणु की संख्या तो भाई 2 का 1/3 मतलब 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर बात करें तो यम संबंध है यन क्या आ जाएगा? यम की संख्या कितनी आ गई हमारे पास? 2/3। यम की बेटा कितनी? 1 है, इसका 2 संबंध 3। तो सूत्र जो यौगिक का हमारे सामने आएगा वो क्या होगा? M2 and 3। ओके, देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा एक तत्व जिसका मोलर द्रव्यमान 2.7 × 10⁻² kg पर मोल है और जो घनी एकक कोशिका का निर्माण करता है और जिसके कोर की लंबाई 405 पिकोमीटर है, यदि इसका घनत्व 2.7 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो तो घनी एकक कोशिका की प्रकृति क्या होगी, ये जानने की कोशिश आपसे कर रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तत्व का जो मोलर द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान बेटा कितना दिया? 2.7 × 10⁻² kg पर मोल। इसको पहले तो हम लोग बदल दें ग्राम में, तो 1000 से गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 27 ग्राम पर मोल। तो ये इसका मोलर द्रव्यमान तत्व का आ गया। और उसके बाद कोर की लंबाई मतलब A आपका 405 पिकोमीटर है, तो इसको लिखते हैं 405 × 10⁻10 सेंटीमीटर हो गया। और घनत्व दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, घनत्व 2.7 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2.7 गुणे, देखिए ग्राम को अगर आप बदलना चाहते हैं इस प्रकार से तो ग्राम आपका केजी ग्राम में कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, ये ग्राम हो जाएगा और ये ग्राम हो जाएगा और बटे मीटर क्यूब को सेंटीमीटर बदलेंगे तो 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। तो कुल मिलाकर आपको मिलने वाले जो घनत्व है 2.7, ये 3 3 6 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा घनत्व भी हमारे पास आ गया। आपको कह रहा प्रकृति क्या होगी? प्रकृति परमाणु की संख्या के आधार पर निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है फार्मूला घनत्व D = ZM/NA × A³। यहाँ से Z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो Z बराबर क्या होगा बताइए? D × NA × A³/M। ये Z की वैल्यू होगी। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, Z हो गया हमारा D 2.7, या 6.02 × 10⁻23। ये है हमारे पास 405 10⁻10 का होल क्यूब और बटा यम हो गया 27। तो सॉल्व कर लिया जाए तो यहाँ पर तो D के बराबर कितना जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 27 से कट जाएगा 0.1 हो जाएगा, 6.07 हो जाएगा, 10⁻23 हो जाएगा और इसको 4.05 3 बार कर दें और 10 इसको क्योंकि भेजेंगे 8 तो 24 हो जाएगा, -24। तो कुल मिला के सॉल्व करने पे जेड है तो ये आ जाएगा 4। कितने परमाणु आएंगे? 4 परमाणु आएंगे। तो आपको पता है 4 परमाणु किसमें होता है, किस जालक में होता है भाई? IFCC मतलब CCP। इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी होगी बताइए? CCP होगी। बात समझ में आ? क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये तो हमारा किसमें एग्जिस्ट कर रहा है? क्यूबिक क्लोज
पैकिंग में यूज कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी बुक में कह रहा है कि निम्न एक कोशिका है इसमें जालक बिंदु मैंने बताया था ना, जहां पे पार्टिकल अवेलेबल होते हैं तो जालक बिंदु कहते हैं। तो पहला हमारा सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक SC। तो आपको पता है इसमें कण कहाँ होते हैं, सिर्फ कोने पर होते हैं। तो कोने कितने होते हैं भाई, SC में 8 होते हैं। इसलिए इसका जो होगा जालक बिंदु जो लैटिस पॉइंट होंगे, इसमें जो लैटिस पॉइंट होंगे वो कितने होंगे, 8 कोने हैं, इसलिए क्या होगा 8 होगा। क्लियर। दूसरा जो है हमारा बेटा बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड BCC है। तो BCC सबको पता है ना कि कण कहाँ कहाँ होते हैं भाई, कोने पर और केंद्र पर होते हैं, कोने पर और कहाँ होते हैं, केंद्र पर। इसलिए लैटिस पॉइंट इसका जालक बिंदु क्या होगा, कितने होंगे भाई, इसमें जालक बिंदु कितने होंगे, 8 कोने हैं और एक ही केंद्र होता है, मतलब 9 इसके लैटिस पॉइंट होंगे। क्लियर है। इसी प्रकार से फेस सेंटर्ड के लिए बात कर रहा है, अब CC की बात कर रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। तो फेस CC में सबको पता है कहाँ कहाँ होते हैं, बताइए, कोने पर होते हैं और फलकों पर होते हैं। कहाँ होते हैं, फलकों पर। इसलिए यहाँ पे जो जालक बिंदु आपके सामने है, जालक बिंदु लैटिस पॉइंट, वो कितना होगा बताइए, 8 कोना है और 6 फलक है। 8 कोना और 6 फलक, मतलब कितने जालक बिंदु है इसमें बेटा, लैटिस पॉइंट 14 लैटिस पॉइंट होंगे। मतलब सिंपल क्यूबिक में 8 लैटिस पॉइंट, बॉडी सेंटर्ड में 9 लैटिस पॉइंट और फेस सेंटर्ड में 14 लैटिस पॉइंट होते हैं। क्लियर। अगला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिल्वर जो है फलक केंद्रित घनीय चालक में क्रिस्टलीकृत है। एकक कोशिका के कोर की लंबाई जो है 4.077 10 के पावर -8 सेंटीमीटर और घनत्व जो है 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। उसका परमाणु भार में ज्ञात करना है। तो आइए कैसे लगाएंगे, फार्मूला आपको पता ही है। तो कोर आपको कह रहा है जो सिल्वर है बेटा वो FCC में है क्रिस्टलीकृत। तो कोर की लंबाई मतलब क्या, A 4.077 10 के पावर -8 सेंटीमीटर हो गया। डेंसिटी घनत्व D कितना दे दिया है, 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दे दिया। तो FCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है बताइए, परमाणुओं की संख्या कितनी होती है भाई, 4 होती है। कितनी होती है, 4। तो Z बराबर कितना हो गया, 4। तो हमको परमाणु भार पूछ रहा है, तो आपको पता है ना फार्मूला, डेंसिटी बराबर D बराबर ZM बटा NA इंटू AQ। यम चाहिए, यम बराबर बताइए क्या हो जाएगा, D गुणे NA गुणे AQ बटा Z। यहां से यम बराबर बताइए कितना आ जाएगा, D की वैल्यू हो गई 10.5, NA 6.02 10 के पावर 23, A का मतलब 4.077 10 के पावर -8 का होल क्यूब अपॉन Z की वैल्यू कितनी है भाई, 4 की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो यहां से हम देख रहे हैं तो यह आ जाएगा 10.5, 6.02, 4.07, 4.07, 4.07 और 10 के घाते 23 और 10 के घाते -24। बड़े जब सॉल्व कर लेंगे नियर अबाउट 107.5 के आसपास ग्राम पर मोल। और आप लोग जानते भी हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 108 होती है। बाकी में इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका परमाणु भार कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा। एक घनीय ठोस है जो कि 2 तत्व P और Q से मिलकर बना है, और Q कहाँ है, घन के कोने पर है, और P कहाँ है, केंद्र पे स्थित है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो चूंकि Q घन के कोने पर स्थित है, कोने पर स्थित है, इसलिए Q के परमाणु संख्या क्या होगी बेटा, Q के परमाणु की संख्या क्या होगी बताइए, 8 कोने हैं, 1/8 का योगदान मतलब 1 परमाणु होगा। और P कहाँ है बेटा, P घन के केंद्र पर स्थित है। कहाँ स्थित है, केंद्र पर स्थित है। तो आपको पता है कि P के परमाणु संख्या कितनी होगी भाई, P के परमाणु की संख्या बराबर 1। तो P के परमाणु संख्या 1 होगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं P संबंधे Q, 1 संबंधे 1 हो गया। इसलिए सूत्र जो होगा इस यौगिक का वो क्या होगा, PQ होगा। क्लियर है। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है इसमें उप सहसंयोजक संख्या P और Q की क्या होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं Q घन के कोने पर और P केंद्र पे है। इसका मतलब जो कोशिका है ये हमारा, ये क्या है बेटा, BCC है। कोशिका कैसी है, BCC कोशिका है।
तो बीसीसी है, तो बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर सबको पता है ना। बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बताइए? 8। जब 8 होता है इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पी, पी का उत्तरीय संख्या क्या होगा? 8 होगा। इसी प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्यू, क्यू का भी उत्तरीय संख्या क्या होगा? 8 होगा। क्लियर है? देखिए न्यूबियम अंतः केंद्रित, तो न्यूबियम है ये अंतः केंद्रित है, बीसीसी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है। वास्तव में इसका घनत्व देखिए डी, डी दे दिया है आपको 8.55 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और मोलर द्रव्यमान दे दिया है 93 ओके यूनिट। तो इसका क्या करें? परमाणु त्रिज्या निकालना है। तो पहले तो हमें कोर की लंबाई चाहिए तभी तो परमाणु त्रिज्या निकलेगी। अच्छा बीसीसी में आपको पता है ना, बीसीसी के लिए परमाणु की संख्या कितनी होती है? परमाणु की संख्या कितनी होती है भाई बीसीसी में? 1 धन 1, मतलब एक भाई कोनों वाला हो गया, एक उसका केंद्र का, मतलब 2 परमाणु होता है। अच्छा आप जानते हैं घनत्व डी बराबर जेड यम बटा एन ए इंटू ए क्यूब। तो ए क्यूब निकालना है तो ए क्यूब बराबर क्या होगा? जेड यम बटा एन ए इंटू डी। ध्यान दीजिएगा यहाँ से, तो यहाँ से ए क्यूब हो गया हमारा, जेड का मतलब 2 परमाणु, यम हमारे पास बेटा 93 है और एन ए 6.02 10 के पावर 23 और डी है हमारे पास 8.55। तो ए क्यूब हो गया हमारा 8.55। ध्यान दीजिएगा ये हमारा जो आएगा ये सेंटीमीटर क्यूब में है, इसमें है ये सेंटीमीटर क्यूब में। अगर हम लोग इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट कर दें, पिकोमीटर में अगर करें इसको तो हो जाएगा 2 × 93 अपॉन 6.02 10 के पावर 23 इंटू 8.55 और 24 का गुणा हो जाएगा अगर ये 8 होता है, ठीक है 10 पिकोमीटर 10 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ से 10 खाते अगर 30 कर दें -30 तो ये पिकोमीटर क्यूब हो जाएगा। आप मेरा ये वैल्यू लगभग अगर देखी जाए तो 7 आ गया तो 36.07 के आसपास 10 खाते 6 पिकोमीटर क्यूब आएगा। तो ए की वैल्यू क्या आएगी? या देखिए 36.07 10 के 1/3 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा पास में हमारा। तो ये वैल्यू 36, ध्यान दीजिए 3 का अगर क्यूब लेके 27 होगा, 4 का 64 में 3 और 4 के बीच के आसपास वैल्यू है। तो लगभग ये वैल्यू 3.7 10 के घाते 2 पिकोमीटर के आसपास ये होगा। आसपास की वैल्यू मैं लगभग की बात कर रहा हूँ, करेक्ट आप लॉग टेबल से लेंगे, बात समझ में आ रहा है। इसके बाद ए की वैल्यू अगर आ गई तो अब हमें क्या निकालना है? परमाणु त्रिज्या। अच्छा आप जानते हैं बीसीसी के लिए आपको बताया गया है आर बराबर क्या होता है भाई? √3/4a। आर बराबर क्या होता है बीसीसी के लिए? संबंध बताया था √3/4a। यहाँ से हो गया हमारा √3/4 a 3.7 10 के पावर 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो लगभग आसपास आपका 10 के घाते 2 पिकोमीटर इसकी परमाणु त्रिज्या आपको प्राप्त होगी। क्लियर है? आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक अष्टफलकी रिक्ति की त्रिज्या जो है स्मॉल आर है और परमाणु त्रिज्या कैपिटल आर है, तो आर और आर में संबंध बताना है। तो देखिए अष्टफलकी रिक्ति के बारे में आप समझ ही रहे हैं कि ये आपका इस तरह से रिक्ति में आप देख रहे हैं कि ये 4 गोले और ये इसकी, ये आपका जो है बेटा ये आपका अष्ट फलकीय रिक्ति है ये गोला। अगर इसको ऐसे केंद्र अगर ये गोलों को हम मान लें, ये परमाणु है, ये क्या है? एस परमाणु है, संतुलित परमाणु, ठीक है। तो इस तरह की बात आएगी कि केंद्रों को अगर हम बात करें और इस तरह से अगर नाम दे दें A B C D, ओके। तो यहाँ से देखिए जरा ये इसका विकर्ण होगा, तो ये चूंकि परमाणु त्रिज्या तो ये लेंथ क्या होगी? 2r होगी, स्मॉल आर। पास में ये वाला क्या होगा? परमाणु त्रिज्या है इसके कैपिटल, क्योंकि परमाणु की जो त्रिज्या दिया है, परमाणु जो त्रिज्या दिया है वो कैपिटल आर है, हाँ। और रिक्ति की जो त्रिज्या दिया है आपको, रिक्ति की त्रिज्या जो दिया है वो स्मॉल आर दिया है। जब मान लेते हैं भाई ये एड्ज का लेंथ, अगर ये एड्ज का लेंथ ए है, अगर कोर की लंबाई अगर मान लिया स्मॉल ए है,
तो जरा ध्यान दीजिएगा, AC समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हमारे सामने जो है ABC, ADC ले लेते हैं, ADC ले लेते हैं अगर, तो इसमें अगर बात करें तो AC बराबर क्या होगा बताइए, अंडर रूट होगा AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो चूंकि AD और BC ये दोनों ही A होंगे, तो AC कितना आ गया बताइए, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो AC आ गया आपके पास अंडर रूट 2A, ये आ गया, क्लियर है, ध्यान दीजिए क्या। तो अगर हम AC बटा के AD अगर निकाल लें, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, तो कितना जाएगा, AC अंडर रूट 2A बटा A, तो अंडर रूट 2 आ गया, तो हाँ तो ये हो गया। अच्छा चूंकि अब ध्यान दीजिएगा, आपको आपके पास AD है क्या, AD क्या है, ये परमाणु त्रिज्या गोलों की है, मतलब R प्लस R मतलब 2R है, कैपिटल R। यहाँ से AC बटा 2R बराबर अंडर रूट 2, तो यहाँ से आप देख रहे हैं AC बराबर हो गया 2 अंडर रूट 2R कैपिटल, ठीक है। अच्छा चित्र से आप ये भी स्पष्ट है, चित्र से ही देखिए AC के बारे में अगर बात करें कि AC है क्या, ये कैपिटल R प्लस ये 2R स्मॉल r और प्लस ये कैपिटल R, ठीक है। ये कितना हो गया बेटा, 2R प्लस 2R, और इसी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अंडर रूट 2R, क्लियर है। यहाँ जा ध्यान दीजिएगा, 2 कट गया, तो R प्लस R बराबर क्या हो गया, रूट 2 कैपिटल R, स्मॉल r बराबर कितना आ गया, R कॉमन ले लिया जाए तो रूट 2 माइनस 1, स्मॉल r बराबर कितना जाएगा बताइए, R रूट 2 1.41, तो 0.414 कैपिटल R, ये संबंध होता है। बात में मेरा स्मॉल r देखिए क्या है, स्मॉल r वाइड है, ये फार्मूला हमने प्रूव भी किया था, वाइड अपॉन ये r हो गया एटम का, ये कैपिटल R क्या है, एटम है, इसका वैल्यू 0.414, ये संबंध होता है, और इसको हमने यहाँ प्रूव भी किया, क्लियर है। क्वेश्चन है हमारा, फेरिक ऑक्साइड में जो ऑक्साइड आयन है वो षटकोणीय यूनिट संतुलन क्रिस्टलीकृत है, इसमें 3 अष्टफलकी रिक्तियों में से 2 पर फेरिक आयन उपस्थित है, तो इसका सूत्र क्या होगा। तो देखिए चूंकि फेरिक ऑक्साइड में जो ऑक्साइड आयन है बेटा, ऑक्साइड आयन मतलब O2 माइनस आयन, वो HCP में संकुलित है, इसका मतलब हुआ कि जो ऑक्साइड आयन है वो कोनों पर स्थित होगा, कहाँ स्थित होगा, इसी तरह, इसलिए ऑक्साइड आयन की संख्या क्या होगी बताइए, 8 × 1/8, ऑक्साइड आयन कितने हो गए, ठीक। अच्छा फेरिक आयन क्या है, क्योंकि फेरिक आयन की जो बात हो रही है, फेरिक आयन कह रहा है कि 3 अष्टफलकीय रिक्तियों में से 2 रिक्ति पर स्थित है, इसका मतलब Fe3 प्लस आयन की संख्या क्या होगी, 2/3 होगी, इसलिए आयनों की संख्या मिल गई, तो Fe3 प्लस रेशियो ऑक्साइड आयन रेशियो क्या हो गया बताइए जरा, तो 2/3 संबंधे 1 मतलब 2 संबंधे 3, तो ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, ऑक्साइड का जो सूत्र हमको मिलने वाला है वो क्या होगा बताइए, Fe2O3 होगा, क्लियर है, Fe2O3। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, सोना जो है, गोल्ड जो है, परमाणु त्रिज्या इतनी दिया हुई FCC फलक केंद्रित कोष्टिका में स्थित है, तो कोष्टिका कोर की लंबाई क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गोल्ड की परमाणु त्रिज्या मतलब स्मॉल r आपको जो दिया 0.144 पिकोमीटर है। अच्छा गोल्ड किसमें है, FCC में है, किसमें है भाई, FCC में क्रिस्टलीकृत है, तो कोर की लंबाई पूछ रहा है, आपको पता है ना FCC के लिए समझ में बता दिया है आपको, R बराबर क्या होता है, A/2√2 FCC के लिए, तो A बराबर क्या होगा 2√2R, दैट इज 2 × 1.41 into R is the 0.144
तो लगभग 1428 196 407 पिकोमीटर इसकी वैल्यू आएगी। क्लियर है? आपसे कह रहा है एल्युमिनियम जो है घनी निविड संकुलित संरचना मतलब एल्युमिनियम जो है सीसीपी स्ट्रक्चर में है बेटा, सीसीपी स्ट्रक्चर में है, जिसका अर्ध व्यास का मतलब होता है त्रिज्या, आर जो है 100 पिकोमीटर है। क्लियर? तो पहला कहा कोर की लंबाई, आपको पता है सीसीपी का मतलब हम लोग एफसीसी के लिए गणना करते हैं, तो इसका मतलब आपको पता ही है कि आर बराबर कितना होता है भाई, a बाई 2√2, तो a बराबर क्या होगा 2√2 आर, ये निकालना ही है, तो 2 गुणे 1.414 और आर की वैल्यू 125 गुना के 250 ये हो गया, गुणे 1.41 ये हो जाएगा 0 और 25 से कम 0.5 पिकोमीटर, इसका क्या हो गया कोर की लंबाई। क्या कर रहा है आप ध्यान दीजिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने एल्युमिनियम कोष्ठिका होंगी, तो पहले का हम कोष्ठिका का आयतन निकाल लीजिए, कोष्ठिका का आयतन कितना होगा भाई, एक क्यूब मतलब 352.5 गुणे 10 के घाते -10 का होल क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर? तो ये आ गया लगभग आपका वैल्यू 352.5 गुणे 10 के का होल क्यूब और 10 के घाते हो गया 30 सेंटीमीटर। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में एकक कोष्ठिका की संख्या कितनी होगी, कोष्ठिका की संख्या भाई इसमें एक में क्या करेंगे, पूरे आयतन में भाग दे देंगे, तो 352.5 का होल क्यूब और 10 के घाते 30। ठीक है? अच्छा, इसको अगर हम लगभग की बात करें थोड़ा सा, तो लगभग की अगर बात ही करते हैं तो ऊपर से आएगा 10 के घाते -30 और 3.52 और ये भी जाएगा 10 के घाते -10 का होल क्यूब, तो ये लगभग 10 के घाते 8 गया तो 22 हो गया, कितना हो गया 22, 3.52 का होल क्यूब, तो लगभग 3 का अगर बात करें 4 है, 4 16 चौका 64, 2.62 10 के घाते 22 के आसपास ये वैल्यू आएगी हमारी। क्लियर है? क्योंकि 352.5 से देखो बेटा, इसको 3.52 करें 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब 6 और ये क्या 24 हो गया, और तो लगभग सॉल्व करेंगे 2.62 10 के घाते 22 आएगा। तो ये था हमारा एनसीईआरटी का टोटल प्रॉब्लम हमारा था, बात समझ में आया? ओके, थैंक यू, धन्यवाद। और आगे